हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका एसए टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 की क्लासेस। तो आज पहली क्लास है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये यूट्यूब क्लासेस जो हमारी होती है चैनल पर शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है, जो कि पहले से ही होती आती है। हर साल हमारी 7 बजे का टाइम रहता है। तो आज आपकी पहली क्लास है और आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। और ये सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आपकी क्लास लाइव छूट जाती है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। इसमें जो हम सीरीज आज स्टार्ट करेंगे, ये सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली पिछले 15 सालों के सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे सबसे पहले, और विद एक्सप्लेनेशन, सारी ट्रिक्स, सारे टैगवर्ड्स और फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे। उसके अलावा अभी हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे सब्जेक्ट के सेम सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, सबकी प्लेलिस्ट बनती जाएगी। तो यहाँ आपकी जबरदस्त तैयारी होगी। उसके बाद आपकी मैराथन क्लासेस भी होंगी, बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जिसने भी नहीं किया है फटाफट से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बेस्ट जबरदस्त वाला कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। शुरू करें। तो जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट में ज़रा कमेंट करेंगे आप लोग एक बार। जी, गुड इवनिंग सभी को, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी, चलिए। और इसके साथ में बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने बैच लेना था आज दिन में भी ले लिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। फॉर्म भरने भी आपके शुरू हो चुके हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो आप सीटीएट की वेबसाइट पे जाओ, ctt.nic.in, और वहाँ पे जाके आप सीटेट के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे जाके फॉर्म भर दो। ठीक है, एग्जाम आपका सितंबर में है। उसके अलावा अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये हमारी एकेडमी के नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पूरे ही साल, मतलब जब तक आपका सीटेट होगा, काम जरूर आते रहेंगे, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है सभी जो भी अगर आपकी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। बाकी इसके अलावा अगर बैच में एडमिशन लेना है, गारंटी बैच में, तो भी आप इस पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, बाकी ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप ऐसे टीचर एकेडमी के नाम से ही है, जो चैनल का नाम है सेम। इसी पे आपको सारी फुल जो है क्लासेस मिलेंगी। मतलब इस पे बैच तो मिलेगा ही, बैच के अलावा हम मॉक टेस्ट जो है वो फ्री में करवाते हैं ऐसे टीचर एकेडमी पे। समझ रहे हैं बात। एक तो ये लाइव क्लासेस आपकी यूट्यूब वाली हैं, उसके अलावा जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका ऐप पर फ्री चलेगा। मॉक टेस्ट आपका, उसमें हम लोग यानी टीचर्स आके ही सॉल्व करवाएंगे, वैसा वाला मॉक टेस्ट नहीं, हम खुद आपको जो है सॉल्व करवाएंगे। तो जितने भी लोग हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना आज ही अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आप लोगों के साथ स्क्रीन पर आपको दिख गया है, और आज का पहला प्रश्न है, गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर समता, दूसरा है जेंडर समानता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, और चौथा ऑप्शन है जेंडर सशक्तता। इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर पढ़ सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ कलर पिंक विद गर्ल्स एंड ब्लू विद बॉयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है। जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर एम्पावरमेंट। तो सभी लोग सबसे पहले आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आपका आंसर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तो ताकि आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको कितना आता है। तो जल्दी से कमेंट में एक बार सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी, लाइक जरूर करते रहें। जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करेंगे। यूपीटेट की क्लास कब होती है। यूपीटेट की क्लास भी आपकी जो है हो रही है, 4 बजे उसका टाइम रखा है हमने। बाकी कल भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसकी। मैंने बैच ले लिया था, लेकिन रूमी सबा, अच्छा आप ले चुके हैं। हाँ, जो ले चुके हैं उनको दोबारा थोड़ी लेना है, जो जिन्होंने नहीं लिया उनको लेना है। देखो, जो भी चीज़ आपको जेंडर से आप कनेक्ट कर देते हैं, इस दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो कलर हो, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, जैसे कि व्यवसाय है कि हम कहते हैं कि खाना बनाने का काम तो लड़कियों का होगा, या फिर मैकेनिक का काम जो है वो लड़कों का होगा। तो ऐसा कोई भी, अगर कोई भी उदाहरण आपको दिखता है तो ये भेदभाव है, यानी कि रूढ़िवादिता है। तो आंसर जो जाएगा आपका सी ऑप्शन जाएगा। जहां पर भी आपको ऐसी चीज़ दिखे कि एक
काम को लड़कियों की तरफ झुकाव जा रहा है, दूसरे काम का लड़कों की तरफ। जैसे स्कूल में भी पढ़ाते समय टीचर कई बार ऐसा काम करते हैं कि अगर कोई डांस प्रोग्राम है या कोई कलाकृति है तो लड़कियों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, और अगर कोई गेम है कि क्रिकेट खेलने जा रही है आपके स्कूल की टीम या फुटबॉल खेलने जा रही है तो वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा आगे रखते हैं। तो ये एक तरह की जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगी, क्योंकि किसी को भी आप जेंडर के आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते, आप सभी को मौका देंगे बराबर, है ना। तो यहाँ जो आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन भी अगर हम देखें, जेंडर सशक्तता का मतलब होता है सभी जेंडर को मजबूत बनाना, सशक्त मतलब मजबूत बनाना। जेंडर समानता क्या हो गया, सभी जेंडरों को बराबर सम्मान देना, है ना, कि आप लड़कों को भी बराबर सम्मान देते हैं, लड़कियों को भी बराबर सम्मान देते हैं, बाकियों को भी बराबर सम्मान देते हैं। जेंडर समता क्या है, यानी समानता अलग वर्ड है, समता अलग है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, और ये आपकी सीटेट में एंड तक आपको देखने को मिलता रहेगा। इन दोनों में फर्क बता देता हूं मैं। समानता का मतलब तो मैंने अभी बताया आपको कि बराबर समझना है सबको। समता का मतलब है बराबर अवसर देना, या हम ये कह सकते हैं कि सभी को उनकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाना, सभी को अधिकतम क्षमता तक पहुंचाना। बराबर करना मतलब नहीं होता, समता का मतलब बराबर करना नहीं होता, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल ए, एक बच्चा ये है और बी ये है ना, इसका लेवल जो है वो यहां तक है और इसका लेवल यहां तक है, तो हम इनको कभी भी ये नहीं करेंगे कि इनको दोनों को यहां लेके आगे बराबर, क्योंकि अगर दोनों को यहीं लेके आना था तो आपने बी वाले के साथ तो कम मेहनत करी ना। आप देखो ध्यान से, इसको आपने यहां तक पहुंचा दिया और इसके अकॉर्डिंग आपने कम मेहनत की। जिसकी जितनी क्षमता है उसको वहीं तक पहुंचाना है। इसकी क्षमता हो सकता है यहां तक भी ना हो, इसकी क्षमता यहां तक हो तो इसको यहां तक पहुंचाओ, और इसकी क्षमता हो सकता है यहां तक हो तो इसको यहां तक पहुंचाओ। यानी हर किसी को उसकी अधिकतम क्षमता तक मदद करना समता कहलाता है। क्लियर है? बोलो एक बार कमेंट में यस बोल दो अगर आपको समझ में आ रही है। यूट्यूब पर यूपी टेट की लाइव क्लास का टाइम क्या है सर? देखो वैसे हमारा जो टाइम पुराना चल रहा है वो 4 बजे का है शाम को, लेकिन मैं अभी शेड्यूल बना रहा हूँ तो वो आपको पता चल जाएगा जल्दी ही। अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है आपका, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है इसको दर्शा पाएं। और कथन है यानी कारण है, शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर के हिसाब से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। दोनों सही हैं या एक सही है या दोनों गलत हैं, चलिए कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, मुझे जानते हैं? डियर रोजी, हाँ जी जानता हूँ मैं आपको। डीएलएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है तो 25 से 27 वाले सीटेट दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप सीटेट दे सकते हैं। चलो लाइक करते रहो, हमारे 400 लाइक होने वाले हैं, 2 लाइक बचे हैं, तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो। और 1000 लाइक का टारगेट हम रखते हैं आज की क्लास में, छोटा सा, तो मुझे लगता है जल्दी ही पूरा होने वाला है, हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे, 1000 लाइक आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, इसने बोला शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना है जिसमें वो ये साबित कर पाए कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई, हम यही तो चाहते हैं। ये बात हमें पहले से ही पता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन सीखने की क्षमता सब में है। किसी में गणित अच्छा सीखने की क्षमता है, किसी में सिंगिंग सीखने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है, लेकिन है सब में। दूसरी बात, टीचर बच्चों के बारे में क्या सोचता है इससे बच्चों के परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है, ये बात सत्य है। अगर आप बच्चों के बारे में गलत सोचते हैं, यानी टीचर अगर ये सोच के बैठ जाए कि ये तो बेकार बच्चे हैं, बुद्धू बच्चे हैं, इनका कुछ नहीं होना, आपने देखा भी होगा अपने जीवन में ऐसा, तो वो रियल में ही बेकार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि टीचर अब उन पे ध्यान ही नहीं देगा। और बच्चे ये सोचेंगे कि जब टीचर ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते तो टीचर तो सही ही बोल रहा होगा, यानी हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चों का मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। तो टीचर अगर बच्चों के बारे में निगेटिव सोचेगा तो बच्चों का नुकसान होगा, अगर टीचर पॉजिटिव सोचेगा तो बच्चे का फायदा होगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, जो टीचर सोचेगा वो बच्चे के परफॉर्मेंस पे प्रभाव डालेगा। तो यहाँ दोनों ही बातें सत्य हो गई। अब ये कैसे पता लगाएं कि व्याख्या सही है या नहीं है? इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर दोनों ऑप्शन एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो व्याख्या सही है, और दोनों ऑप्शन अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो व्याख्या गलत है। अब देखो, दोनों ऑप्शन में बच्चों के सीखने की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही टॉपिक में टीचर के बारे में बात हो रही है कि टीचर बच्चों की क्षमताओं के बारे में क्या सोचता है, तो टॉपिक एक ही है, इसलिए व्याख्या सही जाएगी। ठीक है।
अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ कि ये एक्सप्लेनेशन जितना मैं कर रहा हूँ उतना काफ़ी है, इनफ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा मैं? क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से आप सीख के चलें। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट आपकी लाइव इधर चल रही हैं। जी बताइए, सही चल रहा है आपका क्लास? समझ में आ रही हैं चीज़ें? अगला प्रश्न है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो गया विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। दूसरा है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। तीसरा है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। और फोर्थ है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। चलिए लिखिए अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? ओके है, बहुत बढ़िया। आप तो मेरे सुपर हीरो हैं, जिससे पढ़कर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाइड कर लिया है, बट मुझे अब पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है। रोज़ी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है। अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया है। जी। अच्छा मेरे एक पेपर में 105 नंबर हैं और पेपर 2 में 107 नंबर हैं। क्या नाम है आपका? निकिता। तो बहुत बढ़िया नंबर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब नए बच्चों की बारी है, पुराने वालों ने तो धूम मचाई है, अब नए देखते हैं नए क्या करते हैं। निम्न में से सतत और समग्र मूल्यांकन, देखो सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन करना, पूरे साल भर आप हर दिन हर टाइम बच्चे पे नजर रख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वीकली टेस्ट ले रहे हैं, आप सब तरह की चीजें करते जा रहे हैं। समग्र का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि बच्चे के गणित का मूल्यांकन कर लिया, हिंदी का छोड़ दिया, और अगर हिंदी इंग्लिश सबका कर भी लिया तो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं कि बच्चे का व्यवहार भी मूल्यांकन करना है, बच्चे की भाषा भी देखनी है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी देखना है। तो समग्र का मतलब है समग्र, यानी सारी ही चीज़ें इंक्लूड करनी है बच्चे की। तो जब सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो हमें विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जाहिर है। अब एक ही तरीका सारे मूल्यांकन थोड़ी कर देगा। शारीरिक विकास को पहचानने के लिए जो तरीका चाहिए और गणित में कितना आता है बच्चों को ये पहचानने के लिए जो तरीका चाहिए वो सेम नहीं हो सकता। तो हमें विभिन्न तरीकों का उपयोग करना पड़ता है और समय समय पर मूल्यांकन करेंगे तभी लगातार हो पाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। साल के शुरू में और अंत में जो मूल्यांकन होता है वो समग्र भी नहीं होगा, लगातार भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार हो रहा है। एक बार साल के शुरू में, एक बार अंत में। और इसको कहते क्या है वो भी बता देता हूं। तो अंत में जो मूल्यांकन होता है उसको तो कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, और जो साल के शुरू में होता है उसको कहते हैं नियोजित या नियोजन, एक ही बात है, नियोजित मूल्यांकन। ठीक है। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ से होगा, ये बात गलत है। पहली बात तो ये कि सभी बच्चों का मूल्यांकन एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों में ही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना गलत है, और मानकीकृत आपका निगेटिव टैग वर्ड रहेगा, इसको याद रखना। मानकीकृत का मतलब है फिक्स, पहले से ही आपने फिक्स कर दिया कि यही तरीका अपना सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं अपना सकते, तो वो तरीका गलत है। यहाँ जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। समझ गए बात को? एक बार कमेंट में यस लिखेंगे अगर बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न महज प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। दूसरा है भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। और डी ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। लिखिए अपना आंसर कमेंट में, बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको। आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा, चलिए वेलकम है आपका। देखिए इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ऐसा है जिसमें केवल प्रत्यास्मरण ना हो, प्रत्यास्मरण मतलब दोहराव ना हो, केवल रिपीट ना हो, बल्कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिले। आलोचनात्मक मतलब नया क्रिएटिव सोचना, जिसमें अपना दिमाग लगता है बच्चे का, है ना, खुद से सोच सके। तो इसमें चार प्रश्न आपको दिए गए हैं। अगर आप ऐसे दिमाग लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक है सिंपल से जो मैं आपको बता रहा हूँ।
आलोचनात्मक सोच सबकी अलग अलग होती है, क्लास में सभी लोग अलग अलग सोच पाएं, बच्चे अपनी मर्जी से अलग अलग आंसर दे पाएं, ये आलोचनात्मक सोच होती है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, ऐसा प्रश्न जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो सके वही सही आंसर है। जिसका फिक्स उत्तर है वो सही आंसर नहीं होगा, जिसके एक से ज्यादा आंसर दिया जा सके वो सही आंसर होगा। देखो, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, इसका एक ही आंसर हो सकता है, इसके दो आंसर कभी भी नहीं हो सकते। एक ही हो सकता है ना भाई, 1950, 1900, 1820, 1890, एक ही आंसर होगा, दो तो हो नहीं सकते इसके। भारत में कितने राज्य हैं, इसका भी एक ही उत्तर होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा 28 बता रहा है, कोई 29 बता रहा है, कोई 27 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, एक ही उत्तर होगा, फिक्स होगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, एक ही होंगे, दो तो नहीं हो सकते, इसका भी एक ही फिक्स आंसर रहेगा। लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने वाले विभिन्न तरीके, इसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा ये उत्तर दे सकता है कि सभी बच्चों को एक साथ बिठाया जाए, लड़के लड़कियों को अलग ना बिठाया जाए। कोई बच्चा ये कहेगा कि जब हम खेल खेलते हैं तो ग्रुप जो बनाए जाएं वो लड़के लड़कियों को मिक्स करके बनाए जाएं, है ना। कुछ ये, इसका एक आंसर ये हो सकता है कि सभी बच्चों से बैठकर डिस्कशन किया जाए, टीचर चर्चा करे, है ना। तो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। इसी ऐसे प्रश्न ही आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे जिसके एक से ज्यादा उत्तर दिए जा सकें। तो ये सिंपल सी ट्रिक याद रखना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है आलोचनात्मक चिंतन वाला जो 100% हर साल सीटेट में आना ही आना है, इस बार भी आया था। तो आपको ये बात याद रखनी है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा आपका। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। चलो, आगे चलने से पहले एक बार लाइक हो जाए, क्योंकि 500 लाइक में हमारा लास्ट एक लाइक बचा है। तो कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 वाला लाइक पूरा करेगा, कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबा दो जल्दी से, जिसने नहीं किया। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों की सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। डी ऑप्शन है आपका, समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं। चलिए, कमेंट में अपना आंसर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से लिखेंगे। मैंने किया लाइक, अंतिमा कुमारी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सारे सब्जेक्ट की क्लास लीजिए, सारे सब्जेक्ट की लेंगे एक एक करके, है ना। और अब आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो ये बात पॉइंट याद रखना कि आपको डेली ही लाइव आना है और शाम 7 बजे डेली क्लास करेंगे। मेरी आज पहली क्लास है, तो इसलिए मैं आपको दो तीन बातें स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ सिंपल सी, कि सीटेट को पहली चीज़ हल्के में नहीं लेना, नंबर एक पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग आपको ये भ्रम फैलाएंगे कि सीटेट तो बहुत आसान होता है, सीटेट तो 2-4 दिन पढ़ाई कर लो तो निकल जाता है, 10-15 दिन पढ़ाई कर ली तो निकल जाता है, एक मैराथन देख ली तो निकल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीटेट इतना भी ईजी नहीं है जितना आप समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ईजी होता तो 20 लाख बच्चे हर साल फेल नहीं होते। ये बात नंबर 1 याद रखनी है। नंबर 2, आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात आप याद रख लेना। बिना प्रैक्टिस के सीटेट कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि सीटेट का पेपर इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आ सकती है। बिना प्रैक्टिस के आप थ्योरी अगर सारी भी रट लेंगे तो भी आपका सीटेट नहीं निकल सकता, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस पेपर लगाना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत कंपलसरी हो जाता है। नंबर 3, बहुत ही अच्छे से आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर कभी क्लास करी कभी छोड़ दी इस तरह से करेंगे, या सोचेंगे कि दिन के 1 घंटे पढ़ लिया काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। मैं शुरू में ये बातें बता रहा हूँ, आप बैच में एडमिशन लो या मत लो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको रेगुलर एक टाइम टेबल बना करके अपने पूरे सब्जेक्ट का एक बिल्कुल रणनीति बना करके सारे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सीटेट में अच्छे नंबर आएंगे। ये जितने भी लोग सीटेट में पास हुए हैं सबने मेहनत की है, कोई फ्री में पास नहीं होता। तो ये बात याद रखना, अगर आपको कोई ये कहे कि बहुत आसान है कुछ भी निकल जाता है, नहीं होगा। चौथी बात एक और याद रख लेना, अब जब बात चली रही है, वो ये है कि अगर आपके जीवन में आपका फ्यूचर टीचर बनना है, आपका करियर जो है वो टीचर बनना है, आपने ये चुन लिया है, तो आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद इस समय पे सीटेट पास करना ही होना चाहिए, क्योंकि सीटेट के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। ना तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, ना प्राइवेट, कुछ भी नहीं है। बिना सीटेट के आपकी लाइफ खत्म है। आप बीएड कर लो, एमएड कर लो, डीएड कर लो, कुछ भी करके आप बैठे हैं,
बिना सीटेट के आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आजकल प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट के बिना नौकरी नहीं मिलती है। तो सीटेट पास करना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट पास करने से एक तो घर में भी इज्जत मिलेगी, दूसरा बाहर भी मिल जाएगी। सीटेट पास करने के बाद आपके मन को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ चलो एक एग्जाम तो पास हो गया, अब तो दूसरा एक नौकरी वाला करना है सीधे। लेकिन जब तक आपका सीटेट पास नहीं होता तब तक तो आपको कोई भी कॉन्फिडेंस की नज़र से देखेगा नहीं। आपके घर वाले भी ये कहते हैं कि तेरे बस का है क्या। सबसे प्रायोरिटी पे आपके जीवन में सीटेट ही होना चाहिए इस समय पे। अगर ये बातें ध्यान में नहीं रख पा रहे हो तो बेकार है आपकी पढ़ाई। समझ रहे हैं? चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सी बात सही है? समावेशी का मतलब है सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो विकलांग हो, चाहे सामान्य बच्चे हों, चाहे लड़का चाहे लड़की, चाहे अमीर चाहे गरीब, सब लोग एक साथ एक क्लास में एक साथ पढ़ेंगे। एक ही टीचर पढ़ाएगा उनको। पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सीखने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे एक साथ एक ही क्लासरूम में, है ना। तो ये कहना कि लड़कियों को और वंचित समूह के बच्चों को आप प्रतिबंध कर देंगे, यानी उनको जो है क्लास में घुसने ही नहीं देंगे, या कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो लड़कियों को बाहर कर देंगे, तो ये तो भेदभाव हो गया, ये गलत जाएगा। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा आ जाएगी, यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं क्या उनकी शिक्षा खराब हो जाएगी अगर आप विकलांग बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे? ये गलत है। कोई बाधा नहीं आती, साथ में पढ़ने से कोई रुकावट नहीं आएगी। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि भिन्न हो, अलग हो, क्षमताएं भी उनकी अलग अलग हो, तब भी सभी को एक साथ क्लास में संबोधित किया जाता है। संबोधन का मतलब है सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक साथ उनकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। समावेशन में केवल विकलांग बच्चों का फायदा है, ये बात भी गलत है। समावेशन से केवल विकलांग बच्चों का फायदा नहीं है, सामान्य बच्चों का भी फायदा है। वो भी विकलांग बच्चों के साथ रहना सीखते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। तो आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन जाएगा। जिसको ये प्रश्न समझ में आ गया है एक बार यस लिखेंगे कमेंट में, किस किस को समझ में आ गया। और मेरी बातें आपको सही लग रही हैं या कुछ और पूछना है, एक बार बताइए ज़रा कमेंट में, क्या आपकी राय है। प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? पहला ऑप्शन है उनके लिए अलग संकाय बनाकर, दूसरा है उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, तीसरा ऑप्शन है उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, डी ऑप्शन है उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। चलिए कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर, कौन सा सही लगता है आपको। यस आ चुके हैं आप सभी के, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर फटाफट से। हम पुअर हैं, हमारे लिए कुछ बताइए। देखो आपके लिए सिंपल सा मैं बताना क्या है, मैं बीच बीच में जब भी कोई त्योहार आता है या जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो आपके लिए ऑफर निकलता है बैच पे, तो उस समय पे आप बैच खरीद सकते हैं। बल्कि आज भी दिन में ऑफर निकला था, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया है तो 6 घंटे, 6 बजे तक, 12 से 6 तक ऑफर निकला था। अब आप लोग पता नहीं मिस कर देते हैं, तो जिस समय ऑफर निकलता है उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, बैच को परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट में उस समय पे मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं यहाँ पर डी ऑप्शन सही जाएगा, है ना। सबका आंसर यहाँ पर डी नज़र आ रहा है, देखते हैं सही होता है नहीं। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों को कैसे क्लास में समायोजित करेगी? एडजस्ट करेगी। समायोजन मतलब एडजस्ट, यानी उन सबको मिक्स करना है उनके साथ। तो अलग तो आप कमरा नहीं बनाएंगे उनके लिए। संकाय मतलब अलग कक्षा। तो हम तो कह रहे हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि एक साथ पढ़ेंगे, तो अलग तो नहीं बिठाएंगे उनको। ट्यूशन लेना हमेशा गलत है, ट्यूशन हमारे शिक्षा नीति में है ही नहीं। ट्यूशन लेना हमारी शिक्षा नीति के खिलाफ है। वो अलग बात है कि कुछ टीचर जो है प्राइवेट तरीके से ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना हमारी भारतीय शिक्षा नीति में है ही नहीं, ये निगेटिव टैग वर्ड है। उनके सामाजिक परिवेश की आप उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा मतलब बेइज्जती करना, निंदा करना, इग्नोर करना। तो अगर आप इग्नोर करेंगे सामाजिक परिवेश को तो आप तो जिंदगी में उनको पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना डेली लाइफ के आप पढ़ा ही नहीं सकते। हमारा शिक्षा नीति एनसीएफ हो चाहे आपका एनईपी हो, सब यही बोलते हैं कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ। तो अगर आपने बच्चे के समाज को ही अलग कर दिया तो आप उनको कभी भी पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों में अपनेपन की भावना पैदा करनी है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। बच्चों को आपकी क्लास में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये क्लास मेरे लिए ही है, ये सब बच्चे साथ के जो है मेरे जैसे ही हैं, टीचर मेरी बात को समझता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है उसके अनुसार उपयुक्त समावेशन है या समायोजन है?
पहला ऑप्शन है प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। दूसरा है ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना। तीसरा ऑप्शन है बहुत से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना। और डी ऑप्शन है आपका काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो इनमें से जो सही लगते हैं उनको चुन के उसके हिसाब से अपना आंसर देंगे। कमेंट में जल्दी से सब लोग लिखेंगे आंसर। आप डेली क्लास करवाते हैं क्या यूट्यूब पे? जी अब डेली होगी, क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन आ गया है, तो शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास होगी, ठीक है। आप रोज हमारे साथ शाम को 7 बजे इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं, ऐसे टीचर अकेडमी पे। जी चलिए लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर, और लाइक भी करते रहो सब लोग। तो इसने पूछा आपसे निम्न में से कौन सा कक्षा कक्ष प्रावधान ऐसा है जिसमें आप ऐसे बच्चे की मदद करेंगे जिसको दिखाई कम देता है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक ध्यान रख लेना। दृष्टि वाले प्रश्न जब आएंगे तो इसमें दो कैटेगरी होती है। नंबर एक, जिसकी कम दृष्टि है, अल्प दृष्टि, जिसको हम कहते हैं लो विजन। और दूसरा होता है ब्लाइंड, यानी जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। समझ में आ रही है बात? एक बच्चा ऐसा होता है जिसको हल्का हल्का दिखाई देता है या चश्मे से दिखाई दे सकता है उसको। एक बच्चा ऐसा है जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड कहते हैं उसको। तो ब्लाइंड होता है दृष्टि बाधित, और लो विजन होता है अल्प दृष्टि, यानी जिसको कम दिखाई दे। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो अल्प दृष्टि के बारे में पूछा गया है। प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस उसको देंगे तो उसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल। आवर्धक लेंस मतलब जिससे बड़ा दिखता है, चश्मे में जो ग्लास होता है वो भी आवर्धक होता है। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक रूप से भी बताएंगे आप, क्योंकि उनको थोड़ा सा अगर ब्लर दिख रहा होगा या कोई चीज़ मिस हो गई लिखी हुई, तो जब आप बोलेंगे तो वो सुन के समझ जाएंगे, तो ये भी फायदेमंद है। अगर उनको सारे के सारे काम आप दृश्यिक देंगे यानी लिखित में देंगे, तो वो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, क्योंकि उनकी आई साइट पहले ही वीक है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। काम पूरा करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय आप दे सकते हैं, जो कि सभी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को मिलता है सरकार की तरफ से भी। एग्जाम्स में भी उनको ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि उनको थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये भी उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है। किस किस का सही हुआ भाई बताओ कमेंट में। अपना हाथ उठाओ एक बार, किस किस का सही गया है ये आंसर बताओ। समझ में आ गया? चलो। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। दूसरा है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर। तीसरा ऑप्शन है प्रत्याय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। और डी ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। बताइए क्या आंसर आपको सही लग रहा है? सभी लोग लिखेंगे। Recommended to all students for CTET and other best teacher ever. Don't miss this opportunity guys, it's my experience. क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीमुद्दीन। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद वसीम जी, फीडबैक देने के लिए धन्यवाद आपका। जी और बताइए। बहुत अच्छे। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर। चलो 700 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, 1000 का टारगेट है। तो जल्दी से बताओ 700 लाइक कौन पूरे करेगा? जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक कर दो जिसने नहीं किया। इसने बोला है रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। रचनात्मक यानी क्रिएटिव, यानी कुछ नया। रचनात्मक का मतलब हमेशा क्या होगा? नया सोचना है और कई तरीके से सोचना है। अगर आप केवल एक तरीके से सोचते हैं तो फिर तो आप पीछे पीछे चल रहे हैं ना, दूसरों के नकल कर रहे हैं। या किताब से भी अगर आपने सीख लिया तो आपने किताब की नकल कर ली। अपना दिमाग लगाना उसको कहते हैं क्रिएटिव, है ना। कहते हैं ना ये बड़ा बंदा क्रिएटिव है क्योंकि ये कुछ नए काम करता है। तो जब आप कई तरीकों से सोचेंगे, विभिन्न तरीकों से सोचेंगे और नया सोचेंगे, उसको कहते हैं रचनात्मकता। तो समस्या हल करने के लिए विभिन्न तरीकों से सोचना ही इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है। पहला ऑप्शन सही जाएगा। रटना आपका हमेशा ही निगेटिव टैग वर्ड रहेगा, क्योंकि रटने से आप कभी भी नया नहीं काम कर सकते, पुरानी चीजों को रटेंगे। प्रत्याय स्मरण भी सेम चीज हो गई। स्मरण मतलब याद करना, और याद करेंगे तो पुरानी चीज को ही करेंगे आप, नया तो कुछ इसमें हो नहीं रहा, ये भी गलत। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है? केवल टिक लगाना होता है, चार ऑप्शन सामने होते हैं, इसमें कुछ नए सोचने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। समझ गए बात? चलिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम।
दूसरा है परवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति। तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत निर्देश। और डी ऑप्शन है उचित समायोजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। किस किस को क्लास बढ़िया लग रही है बताओ जरा, एक बार बताएंगे तो कि कैसी लग रही है क्लास। फीडबैक दो अपना, कैसी लग रही है क्लास। समझ में आ रही है चीज़ें, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। सर आज आप बदले बदले लग रहे हैं माही शेख, क्यों भाई, मेरे में क्या बदल गया ऐसा। चलो तुरंत जल्दी अपना अपना आंसर लिखो। हाँ तो इसने बोला समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र सीखने में बाधा बनेगा, यानी निगेटिव वाला आपसे पूछा गया है कि रुकावट किससे होगी। सहयोगात्मक अधिगम से तो रुकावट नहीं आती, बल्कि अच्छा है कि मिलजुल के सीख रहे हैं बच्चे। सहयोग मतलब मिलजुल के सीखना। परवाह और सहानुभूति पर आधारित है, यानी टीचर जो है वो बच्चों की परवाह भी करता है, बच्चों को समझता भी है। सहानुभूति मतलब बच्चों की तरह फील करना, तो ये भी अच्छी बात हो गई। मानकीकृत निगेटिव है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मानकीकृत शब्द जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है। और मानकीकृत क्या रहेगा, इसका मतलब होता है सभी बच्चों को एक जैसा सिखाना। स्टैंडर्ड तय कर दिया आपने कि यही बताऊंगा मैं, तो टीचर ने अपना स्टैंडर्ड तय कर दिया, मैं तो यही काम करूंगा भाई, या इसी तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ये गलत है। समायोजन ठीक होता है, एडजस्ट कर रहे हैं आप, यानी बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ निगेटिव जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जी सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा जी थैंक यू वेरी मच। किसी को तो मैं बदला बदला लग रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। पहला ऑप्शन है जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए। दूसरा है जब संप्रतियों को अमूर्त बनाकर व असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए। तीसरा ऑप्शन है जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो। डी ऑप्शन है जब बच्चों में जब सीखने में संवेगों का इस्तेमाल को स्वीकार किया जाए और संबोधित किया जाए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में उत्तर देंगे आप। सर आप रोज लाइव रहेंगे, हाँ जी रोज लाइव रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और बताओ, बढ़िया क्लास। सर थ्योरी नहीं करवाएंगे क्या, करवाऊंगा ना मैं आपको, मैराथन में थ्योरी करवाऊंगा। सर आज हेयर बैंड लगाया हुआ है, हाँ वो थोड़े बाल लंबे हो रहे हैं ना, तो वो ऐसे मुंह पे आ जाते हैं कभी आंख में, तो इसलिए मैंने लगा लिया, थोड़ा अच्छा लगता है, वो रहता है थोड़ा सा। हम्म। और बताइए। आपका वीडियो सॉन्ग वाला अच्छा लगा रुखसार, अच्छा थैंक यू वेरी मच। आपके लिए ही बनाया है और मोटिवेशनल सॉन्ग है, तो आपके ही जीवन पर आधारित है, इसीलिए बनाते हैं आपके लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि आप सीख सकें नई चीज़ें। यूपीटेट की क्लास कब होगी, यूपीटेट की भी डेली चलेगी क्लास। पॉजिटिव एनर्जी आती है आपकी क्लास से, वेरी गुड नाइस, यही तो चाहिए हमें, पॉजिटिव रहो तभी तो सीखोगे। बैच में कब होगी सीडीपी, बस एक दो दिन में बैच में भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बोल तो दिया आपको, नया बैच नई क्लासेस शुरू से एकदम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी शादाब सर चेंज हो गए हैं स्मार्ट, मतलब पहले नहीं थे अब स्मार्ट हो गए हैं हाँ? बेइज्जती है, तारीफ कर रहे हो। सीटेट का फॉर्म कब आएगा बेटा, आ चुका है, आज ही आया है। शहाना आज ही आया है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके। आपकी शादी हुई क्या, नहीं भाई होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। चलिए बाकी कमेंट में बाद में पढ़ूंगा, है ना। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कमेंट तो आपके ख़त्म होंगे नहीं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बातें पूछते रहेंगे, तो बीच बीच में देख लेंगे कमेंट भी, कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी चीज़ होती है, आपके ही सवाल हैं तो आपके सवालों का डाउट सॉल्व करना ज़रूरी है। प्रभावशाली शिक्षण कब होगा भाई, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा कर देंगे तो प्रभावशाली शिक्षण आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है हर बच्चे में अपनी अपनी एबिलिटी है, हर बच्चे में कुछ तो खास है, हर बच्चे का सीखने का स्टाइल अलग है। अगर बच्चे के सीखने के स्टाइल को या बच्चे को ही नहीं समझेंगे आप, तो आपका पढ़ाया हुआ किसी काम का नहीं रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर में 5 लोग हैं और आपको यही नहीं पता कि उसको खाने में क्या पसंद है ना, और आपने एक ही सब्जी बना के रख दी सबके सामने, तो उसमें से किसी एक को तो पसंद आ जाएगी, बाकी 4 को पसंद ही नहीं आई, तो वो तो भूखे रह गए। यही सेम चीज़ होती है आपकी क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में सबको क्या पसंद है, या आपकी क्लास में जो सीखने का तरीका है सब बच्चे का क्या क्या तरीका है। जब संप्रतियों को अमूर्त बनाकर सिखाएंगे तो भी बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि
हर बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, काल्पनिक चिंतन नहीं कर सकता। छोटे बच्चे हैं आपके पास कक्षा 1 से 8 तक के, तो उनको वास्तविक चीजों से पढ़ाना पड़ता है, फोटो इमेज वगैरह दिखा दिखा के। कक्षा का वातावरण भय करेंगे, डराएंगे बच्चों को, तो ये भी गलत है भाई। डराना काम थोड़ी है आपका, आप कोई विलन थोड़ी है, आप कोई भूत थोड़ी है, आप तो टीचर हैं, डरा के थोड़ी पढ़ाओगे। जब सीखने में संवेगों का इस्तेमाल होगा तो आपकी टीचिंग बेहतरीन होगी। संवेग मतलब बच्चा खुश रहे, बच्चे के इमोशंस, बच्चा डरा हुआ ना रहे, आपकी क्लास में बच्चा मोटिवेट रहे, आपसे बच्चा जो है खुल के बात कर पाए, तो आपकी क्लास बढ़िया चलेगी। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। जब शिक्षक KWL नीति, जिसमें विद्यार्थी को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह क्या जानता है, बच्चा क्या जानना चाहता है और लास्ट में उसने क्या सीखा, अगर ये वाली तरीका आप अपना रहे हो तो बच्चे के कौन से कौशल बढ़ेंगे इसमें? अधिसंज्ञान बढ़ेगा, या फिर याद रखना और प्रत्याय स्मरण, या फिर अनुकरण, या फिर अनुबंधन? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सभी लोग लिखेंगे अपना आंसर, बताइए जल्दी से। मैं तो डरा के ही पढ़ाऊंगी, दानिश्ता नाहिद। क्यों क्यों डराओगी बच्चों को? मजा आता है तुम्हें डराने में? सर आप तो सिर्फ लड़कियों का नाम लेते हैं। नाजिश आलम? नहीं भाई, ये आपने गलत सोच लिया, मैं लड़कों का नाम भी लेता हूँ। अब बात यह है कि होती लड़कियां ज़्यादा है क्लास में, तो इसमें मैं क्या करूँ? 80% लड़कियां होती हैं क्लास में, 20% लड़के हैं। तो 10 लोगों के नाम लूंगा तो उसमें 8 लड़कियों के नाम आएंगे, 2 लड़कों के नाम आएंगे। तो ऐसा लगता है कि लड़कियों के नाम ज़्यादा लिए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ, है ही ज़्यादा भाई, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये आपकी गलती है। अब देखिए KWL नीति का क्या मतलब है ना? इसको मैं बताता हूँ। के का मतलब, फिर आगे आपका W, फिर आगे आपका L। के का मतलब है नॉन, यानी आपको पहले से क्या आता है। कहते हैं ना ये तो नॉन है मेरी चीज, इसको तो मैं पहले से जानता हूं, यानी आपको क्या आता है। डब्ल्यू से है व्हाट टू नो, यानी क्या जानना चाहते हो। टीचर सॉरी बच्चा, बच्चे का गोल क्या है, उसको क्या सीखना है, नाम लिखना सीखना है उसको आगे, या किताब पढ़नी सीखनी है, क्या सीखना है। एल मतलब लर्नड, लास्ट में उसने क्या सीखा। तो ये एक तरह से बच्चे को सिखा रहे हैं हम कि ये बात बच्चे को खुद ही पता रहे, ये बोला हमने, है ना, कि बच्चा जो है खुद ही इस बारे में जान पाए, उन्हें विषय के अंत में क्या सीखना है ये बच्चा ही जान पाए। तो जब बच्चा ये चीज खुद ही जानता है तो उसको हम कहते हैं अधिसंज्ञान। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन, है ना, कि बच्चा अपने ही बारे में जान पा रहा है, ये मेटाकॉग्निशन है। याद रखना तो वैसे भी निगेटिव है। अनुकरण नकल करने को कहते हैं, तो नकल भी गलती हो गया। अनुबंधन से इसका कोई लेना देना है नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है अवधारणात्मक मानचित्रण, और डी ऑप्शन है प्रयोगों का संचालन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। और लाइक करते रहो सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को। 1000 लाइक पूरे करने हैं हमें, ज़्यादा नहीं है ना, 1000 जल्दी से करो। और जिनको टाइम नहीं पता, टाइम नोट कर लो, शाम 7 बजे से हमारी क्लास ये डेली लाइव रहेगी, ठीक है? शाम 7 बजे रोज लाइव क्लास होगी, तो आपको ऐसे टीचर एकेडमी चैनल पे शाम को 7 बजे जुड़ना है। जी हेलो सर, हम आ गए, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका, स्वागतम। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? हम हमेशा बाल केंद्रित की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आपसे उल्टा सवाल पूछ लिया, शिक्षक केंद्रित बताओ। तो सहयोगात्मक शिक्षा तो बाल केंद्रित हो गई, इसमें बच्चा एक्टिव है। व्याख्यान शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि लेक्चर मेथड जो होता है ना, जिसमें लेक्चर देते हैं आप, व्याख्या करते हैं, उसमें बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, केवल टीचर काम कर रहा है। टीचर क्लास में आएगा, बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा, बच्चे ने कुछ भी नहीं करा। तो इसीलिए ये व्याख्यान पद्धति छोटी क्लासेस में अच्छी नहीं होती, इसको हम निगेटिव मानते हैं कक्षा 1 से 8 तक के लिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हाई स्कूल के बाद, तब आप लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये टीचर केंद्रित है। बाकी अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना, प्रयोग कर रहे हैं तब भी बच्चा एक्टिव रहेगा। तो ये बाकी की 3 जो है वो बाल केंद्रित हो गई, व्याख्यान आपका शिक्षक केंद्रित हो गई। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना, दूसरा है सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना,
तीसरा है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना, और डी ऑप्शन है साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखिए सब लोग। हाँ जी सर, सभी टीचर को टी शर्ट मिला है। हाँ, जो सेमिनार में आए थे ना, उनको सभी को ये वाला टी शर्ट मिला है जो मैंने पहना हुआ है। इसके बैक साइड में भी ऐसे टीचर एकेडमी लिखा है। तो ये सभी को मिली है टी शर्ट, जो भी आए थे वहाँ पे। जो नहीं आए उनको नहीं मिली। अब अगले सेमिनार में आप आएंगे तो आप सबको टी शर्ट मिलेगी। और कुछ? चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। हाँ जी देखिए, इसने बोला आपसे कि समस्या समाधान में बाधा किससे पड़ेगी, यानी निगेटिव वाला कौन सा है भाई। समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना, तो बोल के सोचने में तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। आप स्टेप बाय स्टेप चरण से समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। सुझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन कर रहे हैं, यानी आप जो टीचर ने या किताब में जो एग्जाम्पल्स पहले से ही सॉल्व होते हैं, आप देखो जैसे प्राइमरी की या अपर प्राइमरी की गणित की किताब देखो, तो चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ सवाल पहले से सॉल्व होते हैं कि इन्हें देख के आप समझ लो, फिर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। तो वो पहले से जो सवाल सॉल्व होते हैं ना, उन पर भी बच्चा सीधे सीधे यकीन नहीं करता, उनको याद नहीं करता, बल्कि बच्चा अपना दिमाग लगाता है कि इसमें कौन से फॉर्मूले या कौन सा तरीका इस्तेमाल हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल एक तरीके पर अगर आप अटक गए तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि केवल एक तरीका ही अगर आपको आता है, जैसे कि आपको अपने घर जाने का एक ही रास्ता पता है और उस रास्ते में किसी दिन जो है खुदाई चल रही है, रास्ता बंद, अब तो आप जिंदगी में कभी घर ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको बहुत सारे रास्ते पता होना चाहिए अपने घर जाने के। सेम चीज़ है, अगर आपको समस्या सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है और वो तरीके से अगर आपका उत्तर गलत आ गया, तो आप तो उस प्रश्न को कभी जिंदगी में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा एक से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करना सीखे। समझे बात को? साथियों के साथ आप चर्चा कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है, अच्छी चीज़ है, इससे आपका दिमाग और खुलेगा। तो सी ऑप्शन है जिससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। किस किस को समझ में आया एक बार कमेंट में यस लिखो जल्दी से। जी अगला प्रश्न देखिए, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिसंज्ञान, नियमन या अनुकरण? बताइए, आप लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर आप बताइए ना, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? फिर से का क्या मतलब है? अगर आपको एग्जाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, जाहिर है। जी चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है। पेपर टू की क्लास लीजिए भाई, ये दोनों के लिए है, पेपर वन प्लस पेपर टू। सीडीपी पेडागोजी हमेशा कॉमन सब्जेक्ट रहा है। ये पेपर वन और पेपर टू में एक जैसा ही आता है, तो इसलिए एक ही क्लास होगी इसकी, ठीक है। आई लव यू सर, मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ नाजिश। बेटे फिर वही बात आ जाएगी, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, अपने आप को कर रहे हो। लोंडे होके तुम आई लव यू बोल रहे हो, कह रहे हो बहुत प्यार करता हूँ। कोई लड़की बोले तो मज़ा भी आए, अब तुम लड़के होके बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा क्या ही करूं बताओ। चलो अगला प्रश्न है, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझना क्या कहलाएगा? अधिसंज्ञान कहलाएगा। मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में एक वर्ड है संज्ञान, जिसको हम कहते हैं अपने दिमाग, आपका दिमाग या दिमागी क्षमताएं। अपने दिमाग के बारे में जब आपको पता चलने लगे कि मुझे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है, मेरे सोचने का तरीका क्या है ना, मेरे काम करने का तरीका क्या है, मैं रट कर ज़्यादा चीज़ें याद कर सकता हूँ या लिख कर ज़्यादा याद कर सकता हूँ, तो आपके अंदर मेटाकॉग्निशन की क्षमता आ चुकी है, जब आपको खुद की क्षमताओं के बारे में पता चलने लगे। अनुकूलन का मतलब तो सेम, एडजस्ट करना किसी चीज़ के साथ। नियमन यानी कंट्रोल करना। अनुकरण यानी नकल करना। तो ये भी आपका जो है सही आंसर नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। समझ गए बात को? जी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए।
तीसरा है बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। और डी है बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और सिर्फ शिक्षक की बात सुनने और उसका पालन करने के लिए कहना चाहिए। चलिए कमेंट में लिखेंगे सब लोग आंसर। हाँ जी सर, हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं। पेपर 2 का बैच कितने में दे सकते हैं? रोजी तो आपको मैंने जो एकेडमी के नंबर दिए हैं आप कॉल कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। चलो, इसने बोला छात्रों में अपनी सोच को में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाना है। सेम वही चीज होगी जो अभी पिछले प्रश्न में चल रही थी, अधिसंज्ञान। यानी आप अपनी समझ में खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी समझ में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। व्याख्यान प्रणाली तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि ये तो शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, बच्चे का काम ही खत्म है, टीचर का काम है केवल व्याख्या। छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना ये ठीक है। अगर टीचर बच्चों के साथ में डिस्कशन करेगा तो बच्चे के विचार अपने आप बाहर आएंगे, बच्चा भी कुछ अपनी जवाब देगा, सवाल करेगा। उदाहरण और गैर उदाहरण मतलब आप जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसके बारे में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, डेली लाइफ की बातें कर रहे हैं, तो ये सही है, इससे बच्चे की समझ बढ़ेगी। बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करना, तो पुरस्कार जो है वो निगेटिव में आता है क्योंकि ये एक तरह का बाह्य अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन जिसको कहते हैं ना हम, तो मोटिवेशन दो तरह का होता है। एक तो ऐसा जो बाहर से लालच दे दिया तो बच्चा उस समय तो काम कर लेगा लेकिन उस काम को करने में उसका मन कुछ नहीं है। एक होता है पुरस्कार मोटिवेशन ऐसा जिससे बच्चे के अंदर से इच्छा जागरूक होती है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं और आप मेरी बात को समझ करके आपके अंदर पढ़ने की जो इच्छा आती है तो वो इंटरनल हो जाता है कि अब आपका मन कर रहा है। अब आपको कोई पैसे दे के काम नहीं करवा रहा, आप खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो बाह्य पुरस्कार हमेशा आपका गलत रहेगा, पुरस्कार निगेटिव रहेगा। इसमें भी सेम चीज क्या कह रहे हैं कि बच्चे की सोच को तो हतोत्साहित कर दिया और कह रहे हैं केवल टीचर की बात मानो, यानी बच्चा अपना दिमाग ना लगाए, तो ये भी गलत है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर। समझे? किस किस को समझ में आया बताओ जरा कमेंट में। अगला प्रश्न है, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का खालिस्तान डर और क्षमता का खालिस्तान दृष्टिकोण होता है। खालिस्तान में क्या शब्द आएगा? कम और वृद्धिशील, कम और स्थिर, उच्च वृद्धिशील, उच्च स्थिर। बताओ जरा कौन से खालिस्तान में क्या शब्द आएंगे आपके? जी सर, हमें पेपर 2 का बैच लेना है। भाई मैंने अभी आपको एकेडमी के नंबर बताए हैं ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल लगा लो, हमारी एकेडमी के सारे नंबर हैं, आपको बैच में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ बता देंगे, वो कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितनी फीस, सब कुछ बता देंगे। तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, इसने बोला महारत उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का डर। महारत मतलब ऐसे बच्चे जो योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं। और ये एक बात और खास रखना, जो महारत उन्मुख विद्यार्थी होते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन उनके अंदर होता है। और जिनके अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस होता है, अंदर से प्रेरणा होती है, उनमें फेल होने का डर कुछ नहीं कम होता है ना। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके। फेल होने का डर क्या रहेगा? कम रहेगा। क्षमता का दृष्टिकोण वो क्या मानेंगे कि क्षमता रुकी हुई है या बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। जब बढ़ सकती है तभी तो मेहनत करते हैं ना। तो जो आपकी क्षमता है यानी आपकी योग्यता है वो स्थिर नहीं है। कभी आप सोचे कि मेरा दिमाग तो इतना ही है, ये कभी बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है। आप अगर नई चीज़ें सीखते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे तो आपका दिमाग बढ़ता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, दूसरा है विविधता का सम्मान, तीसरा है सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन है रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। इनमें से जो पॉजिटिव है उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए। चलिए कमेंट में बताइए।
चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। और 900 लाइक्स हमारे होने वाले हैं भाई। 2 लाइक कम है तो जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक दबाएंगे जिस जिसने नहीं किया। कौन करेगा 900 वाला लाइक? अब देखिए, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, यानी अलग अलग संस्कृति मिला दी उसने एक जगह, है ना। विभिन्न त्योहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित करता है, तो सभी भारत में अलग अलग प्रकार के त्योहार होते हैं, तो सभी को वो स्वीकार कर रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा? सहयोग बढ़ेगा, यस। विविधता का सम्मान होगा, विविधता यानी डाइवर्सिटी जो हमारे देश में है ही, कि विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, विभिन्न प्रकार का कल्चर होता है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी हैं, तो इससे विविधता को हम अपना रहे हैं। क्रिएटिविटी तो होती है, जाहिर है, कोई भी आप कार्यक्रम करेंगे, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, सब में क्रिएटिविटी तो होती ही है, तो सृजनात्मकता भी बढ़ेगी। रूढ़िवादिता इससे घटेगी। रूढ़िवादिता बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, क्योंकि सारे बच्चे एक दूसरे के धर्मों को जानेंगे, एक दूसरे के सम्मान करना सीखेंगे, एक दूसरे के त्योहारों को समझेंगे, तो रूढ़िवादिता उससे कम होगी। तो ए बी सी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया? बोलो जल्दी से एक बार। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक में निम्नलिखित में गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए भाई? सहानुभूति, देखभाल, प्रामाणिकता, असहिष्णुता। इनमें से जो पॉजिटिव लगे उसके हिसाब से बताइए क्या आंसर होगा। लिखिए अपना आंसर कमेंट में। आपकी क्लास का इंतजार था नाजनीन सुल्ताना, बहुत बढ़िया। चलिए आपका इंतजार खत्म हुआ। हमारी क्लास का इंतजार तो 7 मुल्कों के बच्चे कर रहे हैं है ना। लेकिन हमारी क्लास को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए, ये उल्टा बोला मैंने, ठीक है ना। हमारी क्लास को समझना आसान है। चलिए जल्दी बताइए अपना आंसर। बहुत अच्छे। चलिए काफ़ी अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। तो टीचर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? सहानुभूति तो होगी ही। समानुभूति है, सहानुभूति का मतलब होता है कि बच्चे की तरह सोचना। तो आप अगर बच्चे की तरह नहीं सोचेंगे तो बच्चे की तरह पढ़ा भी नहीं पाएंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा, है ना। आप उसको हाई स्कूल के प्रश्न नहीं दे सकते। देखभाल का भी ध्यान रखना ही पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रामाणिकता भी होनी ज़रूरी है। प्रामाणिकता मतलब आप जो कुछ भी पढ़ाएं वो सही हो, या आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल शुद्ध होना। मतलब शुद्ध का मतलब ये है कि वो गलत फैक्ट ना बता दें आप उसको, कहीं आप ऐसा ना बता दें कि रात में सूरज निकलता है ना। तो कुल मिला के आपका जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए। असहिष्णुता गलत है। सहिष्णुता और असहिष्णुता का मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य होना तो अच्छी बात है कि टीचर में धैर्य होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्लो स्लो सीखते हैं। लेकिन इसने शुरू में लगा दिया अ, यानी अधैर्य। तो अगर टीचर में धैर्य नहीं रहेगा तो बच्चा टीचर क्या करेगा? जल्दबाजी करेगा सिलेबस खत्म करने की, और बच्चे सीखेंगे नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा सही है आपका। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? पुरस्कार प्रदान करना, दंड देना। तीसरा ऑप्शन है सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा देता है। डी ऑप्शन है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। चलिए लिखिए कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। सब लोग लिखेंगे आंसर। जी, चलो जल्दी जल्दी बताते रहो आंसर। यूपीटेट की क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? बस अब यूपीटेट की भी स्टार्ट होंगी भाई साथ साथ, आपकी चिंता ही मत करो।
देखो इसने बोला बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपका मन खुद से करे वही इंटरनल मोटिवेशन है। तो पुरस्कार तो बाहर से आप दे रहे हैं, ये गलत जाएगा। सजा दे रहे हैं आप बच्चे को, ये भी गलत जाएगा, क्योंकि सजा भी बाह्य प्रेरणा है कि बाहर से आप दबाव डाल रहे हैं बच्चे पे। सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा दे, ये सही है। अगर आपका माहौल अच्छा है और बच्चे को ये महसूस होता है कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ, तो बच्चे के अंदर इंटरनल मोटिवेशन आएगा, खुद से ही काम करने की इच्छा पैदा होगी। सूचना का पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण। अगर आप बच्चे को कहेंगे कि कुछ करना नहीं है तुम्हें, निष्क्रिय रहना है, तो कभी भी बच्चे के अंदर इंटरनल मोटिवेशन आएगा ही नहीं, अपनी तरफ से तो बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा ना फिर। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे खाली स्थान पहले हासिल करते हैं फिर के कौशल सीखते हैं, यानी पहले कौन से आएंगे बाद में कौन से आएंगे, ये पूछा गया है। सूक्ष्म गतिक कौशल या फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। तीसरा ऑप्शन है भाषा और विश्लेषणात्मक तर्क, और डी है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। बताइए जरा कौन से खाली स्थान में शब्द आएंगे, जल्दी से सब लोग लिखेंगे जी। चलो लिखते रहो। सर थोड़ा जल्दी में कीजिए भाई, जल्दी में जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। करने को तो हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन नई क्लासेस हैं, नए बच्चे हैं, नया बैच है, तो भाई स्लो चलने दो, समझ के चलो ना। अगर जल्दबाजी अभी से ही करेंगे तो फिर लास्ट में तो क्या ही बचेगा, है ना। तो समझने दो, समझ करके पढ़ाई करो। रट्टा मारने से और जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। कितने बजे स्टार्ट होती है क्लास? 7 बजे शाम को। शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास स्टार्ट होती है। अब देखते हैं इसने क्या बोला। इसने बोला कि शारीरिक विकास के संदर्भ में, तो भाषा शारीरिक विकास में आती ही नहीं है, तो दो ऑप्शन तो काट दो। शारीरिक विकास में भाषा नहीं आती, भाषा अपने आप में अलग विकास है। ये आते हैं आपके गतिक कौशल। तो पहले सूक्ष्म वाले आएंगे या पहले स्थूल वाले आएंगे, ये पूछा गया है। तो पहले आते हैं आपके स्थूल वाले। स्थूल का मतलब होता है बड़े, और सूक्ष्म मतलब बारीक, तो ये आंसर आपका राइट होगा। अब समझते हैं इसको। ऐसे काम जिसमें पूरे शरीर की आवश्यकता होती है, आप पूरे हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, वो स्थूल होते हैं। और ऐसे जिसमें केवल फिंगर्स का इस्तेमाल हो, वो सूक्ष्म होते हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा, बच्चे जो है बॉल पकड़ना जल्दी सीख लेंगे, मतलब ऐसे अगर बड़ी बॉल है फुटबॉल जैसी, तो उसको ऐसे पकड़ लेंगे वो दोनों हाथों का उपयोग करके। या अगर बच्चों को आप कोई पानी की बोतल देंगे, तो बच्चा पानी की बोतल हाथ से ऐसे पंजे से नहीं पकड़ता, बल्कि उसको बोतल को अपने पेट से लगा के ऐसे पकड़ता है ना। तो यानी कि बच्चा पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है एक बोतल को पकड़ने में। लेकिन जैसे बच्चा बड़े होता है धीरे धीरे, जैसे 2 साल 3 साल का बच्चा होगा, तो फिर वो बोतल को हाथ से पकड़ लेगा, बल्कि उसके ढक्कन को खोलना भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब फिंगर का आपका डेवलपमेंट होने लग गया। यानी ऐसे काम जो फिंगर से हो रहे हैं वो सूक्ष्म है, तो जाहिर है फिंगर का इस्तेमाल बच्चा बाद में कर रहा है, तो इसीलिए सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल बाद में आएगा, स्थूल का पहले आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो पहला ऑप्शन सही है। समझे कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिखो भाई, जिस जिसको समझ में आया है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। और डी ऑप्शन है बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए बताइए कमेंट में आंसर अपना। सबका यस आ चुका है, बहुत बढ़िया। और हमारे 1,000 लाइक होने में लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा 1,000वां लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे, 1,000वां लाइक पूरा करेंगे जल्दी से। विकास के समकालीन सिद्धांत, समकालीन का मतलब होता है आज के ज़माने के, प्रेजेंट में जो सिद्धांत चल रहे हैं, जैसे एनईपी चल रहा है, एनसीएफ चल रहा है, आपका जो है आरटीई एक्ट चल रहा है, ये आज के ज़माने में चल रहा है। बाल केंद्रीय शिक्षा आज के ज़माने का है। तो क्या बताते हैं भाई, बच्चे कोरी पट्टी हैं? नहीं, ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई, व्यवहारवादी सिद्धांतकारों की बात हो गई। आज के ज़माने में
कहते हैं सिद्धांतकार कि आज के बच्चे सक्रिय हैं, यानी एक्टिव हैं। कोरी पट्टी नहीं है कि बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता, बल्कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक कहलाते हैं और बच्चे में पहले से सीखने की क्षमता मौजूद है। आपको उनके विकास को बस दिशा देनी है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आज के ज़माने की सोच है। आज के ज़माने की शिक्षा, आज के ज़माने की नीतियाँ ये मानती है कि बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं और वो खुद से ही अपना डेवलपमेंट डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों के विकास में व्यवस्थित जन्मजात होती है। क्या बच्चों की जो विकास की प्रक्रिया है वो पहले से फिक्स है कि उसे बदल ही नहीं सकते? गलत है। आनुवांशिक रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन विकास, आपका जो विकास है वो वातावरण के जरिए से बदला जा सकता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन अगर बच्चे को आपने वातावरण अच्छा दिया, पढ़ाई लिखाई अच्छी दी, खान पान अच्छा दिया, तो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा और उसका विकास अच्छा जाएगा। वातावरण से आप बदल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं कि बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बात भी गलत है, बदला जा सकता है। आनुवांशिकता से आपको गुण मिलते ज़रूर हैं, लेकिन वातावरण आपका बहुत मायने रखता है। वातावरण से आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो आंसर जो यहाँ पर सही है वो सेकंड ऑप्शन है। क्लियर है भाई, समझ में आई बात? आगे आते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है आपका, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा है, विकास कम समय में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। और डी है, विकास समग्र व व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखिएगा। जी, चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरण से हो जाएगा? नहीं। केवल आनुवांशिकता से हो जाएगा? नहीं। कम समय में होने वाला परिवर्तन है? कम समय में कहाँ होता है, 20 साल लग जाते हैं विकास होते होते। 18 तो मिनिमम, पैदा होने के बाद 18 साल तक बच्चा बड़ा हो रहा है, ये भी गलत। विकास समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और ये केवल 18 साल तक नहीं होता, मरते दम तक होता है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलती ही रहती है। 60 साल का आदमी भी नया कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, उसका विकास होता रहता है। केवल शारीरिक विकास नहीं होता, बाकी मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक भी होता है, नैतिक भी होता है, भाषा विकास भी होता है, सब होता है। मरते दम तक आदमी का विकास चलता ही रहता है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता खालिस्तान की एक प्रमुख उपलब्धि है। कौन सी अवस्था में आती है भाई प्रतीक आपके? संवेदी पेशी अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। हमारा, जी सर, मेरा नाम संदीप नहीं, शुभदीप मुखर्जी है। सीटेट 2026 के फरवरी के पेपर 1 में 112 स्कोर किया है। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए एक फ़ोन चाहिए। शुभदीप, शुभदीप जी, यार आप लोग, आप सेमिनार में क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने फ़ोन तो सारे के सारे बांट दिए सेमिनार में। लेकिन हम, चलो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आप जो है एकेडमी में व्हाट्सअप कर देना, या कॉल कर देना। जो नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया नंबर आपने मारे हैं, 112 नंबर, वेरी गुड। देखिए, इसने बोला प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता कौन सी जो है अवस्था में आएगी। तो प्रतीकों का निर्माण जो है वो सेकंड अवस्था में आता है, यानी ये जीन प्याजे का सवाल है एक्चुअली। जीन प्याजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं होती हैं, जो चारों की चारों आपके सामने लिखी गई हैं। तो प्रतीकों का इस्तेमाल करना सेकंड स्टेज में आता है, जिसका नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो एज है
वो 2 साल से लेके 7 साल तक होती है। ठीक है, पहली अवस्था की उम्र जो है वो जन्म से लेके 2 साल, तीसरी अवस्था की 7 से लेके 11, और चौथी अवस्था 11 से 15। ठीक, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है अंतर्विषयकता, और डी ऑप्शन है आपका स्कीमा। बताएंगे आप कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, कितने लोग न्यू हैं आज, जरा कमेंट में एक बार न्यू लिखो, कितने लोग हैं जो नए हैं आज। चलो, जो अभी सीटेट सितंबर की तैयारी में लगे हैं, अभी फ्रेशर्स, बताओ। सर आपसे बात करनी है, हाँ कर सकते हो, मैंने नंबर आपको दिए हुए हैं एकेडमी के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और गारंटी बैच के लिए भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो गारंटी बैच का ऑफर दिन में निकला था, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं चल पाया क्योंकि तब एक्टिव नहीं होंगे आप दिन में। तो अभी कितने लोग गारंटी बैच लेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कितने लोग ले चुके हैं। न्यू कितने हैं? अच्छा, न्यू वाले तो बहुत सारे हैं भाई, क्या बात है। न्यू न्यू ही आ रहे हैं सारे। आर्या जी, आयरा, मेघा, क्या नाम है, माक, मस्कारू। यार नाम थोड़ा सा इजी रखा करो, यहाँ पढ़ा नहीं जाता है ना। नाजरा हैं, और संदीप जी हैं, स्वाति कुमारी हैं, फिज़ा सिद्दीकी हैं। अच्छा, सारे नए बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। नए बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं इसका मतलब। तो गारंटी बैच में अभी आपने एडमिशन लिया नहीं होगा, जाहिर है मुझे लगता है। किस किस ने गारंटी बैच 4.0 में एडमिशन ले लिया है और किसने नहीं लिया है, ज़रा बताना। जिसने ले लिया है वो यस लिख दो, और जिसने नहीं लिया है वो नो लिख दो। मुझे लगता है सभी नए बच्चे लग रहे हैं, तो अभी आपने सीटेट गारंटी बैच में नहीं लिया होगा ना वो एडमिशन। बाकी बताओ मुझे कमेंट करके तब तक। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ के तरीके में बदलाव करना पड़ा? अब जहां पर बात बदलाव की आ जाए तो बस ध्यान रख लेना, एक ही शब्द याद रखना है जिसका नाम है समायोजन। जीन पियाजे के सिद्धांत में आता है ये, जब किसी भी काम को करने के लिए आपको पूर्व ज्ञान में बदलाव करना पड़े तो समायोजन है सीधा। ये रट्टा मार लो, ये एक ही वर्ड है। अच्छा, कुछ लोगों ने ले लिया है गारंटी बैच और कुछ ने नहीं लिया है ना। रुखसार फातिमा ने ले लिया है, शहनाज ने भी ले लिया है, दीपाली ने भी ले लिया है गारंटी बैच, अंशु कुमारी ने भी ले लिया है, बाकी चंदन कुमार ने अभी नहीं लिया, निशा ने भी नहीं लिया, शाहिद जी ने नहीं लिया। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी मैं जो है क्लास के अंत में आपको बता दूंगा कैसे बैच लेना है, और आपके लिए ऑफर भी देख लेंगे आज, अगर पहला दिन है। कौन कौन चाहता है सीटेट गारंटी बैच 4.0 पे थोड़ा सा ऑफर मिल जाए, तो एक बार कमेंट में पिंक वाला हैंड वेव कर दो, जो जो चाहते हैं, अगर आज ही ले पाएँ तो। क्योंकि जो ऑफर मैं दूंगा आपको वो 1 घंटे का ही ऑफर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दे देंगे थोड़ा सा। बाकी तो नॉर्मल डिस्काउंट तो हमेशा चलता ही है, वो 50% के आसपास। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 1 घंटे के लिए, अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो आज ही जो ले पाएँ। 1 घंटे का ऑफर सिर्फ आपको मिलेगा, तो एक बार कमेंट में पिंक वाला हैंड वेव कर दो, जो जो लोग चाहते हैं कि आपको गारंटी बैच पर ऑफर मिले। अब देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? पहला ऑप्शन है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, डी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। कमेंट में आंसर लिखेंगे आप। सभी के पिंक वाले हैंड आ गए हैं, मतलब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है नए बच्चे ज़्यादा हैं आज। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आपको अभी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में किस तरह से आपको जो है ऑफर मिलेगा, किस तरह से एडमिशन लेना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। यूपी टेट पर भी ऑफर दीजिए? अच्छा, यूपी टेट का आज नहीं देंगे, यूपी टेट के लिए मैंने आपसे बोला हुआ था अभी कुछ दिन बाद ऑफर निकलेगा यूपी टेट का। आज सिर्फ सी टेट की बात कर रहे हैं हम। चलिए, इसने बोला लॉरेंस कॉलबर्ग के किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात होती है? व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो है वो सेकंड चरण में आती है, और सेकंड चरण का नाम है इनमें से विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास।
6 चरण होते हैं टोटल इसमें, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में 6 चरण होते हैं, है ना। तो इसमें सेकंड चरण में व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में बच्चा सोचता है, उसका नाम है विनिमय उद्देश्य। सजा और आज्ञा पालन पहला चरण है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत छठा चरण है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की तीसरा चरण है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये लास्ट क्वेश्चन था। जो लोग अपना डाउट पूछने के लिए रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, आपके सभी डाउट्स का आंसर दिए जाएंगे। आप अपने बारे में जो भी आपके दिमाग में सीटेट से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। क्लास खत्म हो गई है, डाउट्स अभी आपके बाकी हैं, तो आप रुक सकते हैं जिनको रुकना है। बाकी मैं आपको जो है ऑफर बता देता हूँ, कैसे बैच लेना है उसके बारे में बता देता हूँ, वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये नंबर हमारी एकेडमी के हैं, इन पे से ही कॉल करके आपको एडमिशन लेना है या डाउट पूछना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैच की खासियत तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सारी खासियत के साथ साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको 100% गारंटी मिलती है। ये बैच आपका 100% गारंटी वाला बैच है, जिसमें आपको लिखित में गारंटी मिलती है कि आप इसमें फेल नहीं हो सकते। इस बार भी हमारे 1,21,000 स्टूडेंट पास हुए हैं सीटेट में, और ये रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये कहने वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड बता रहा हूं सच में। अभी तक ऐसे टीचर एकेडमी की एक गारंटी बैच की टक्कर पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पूरे ही सीटेट का रिजल्ट 10% आता है और हमारे बैच का रिजल्ट 99% है। यानी इतना ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चों को आज तक किसी ने कराया ही नहीं है। और सबसे बड़े इनाम भी हम ही देते हैं। आपने देखा सेमिनार में हमने टॉपर को बुलेट दी है, आईफोन्स दिए हैं, सैकड़ों लोगों को मोबाइल फ़ोन, और हज़ारों लोगों को जो है नॉर्मल गिफ्ट हैम्पर दिए हैं, जिसमें बोर्ड, स्मार्ट वॉच, बहुत सारी चीज़ें थी। इतनी बड़े गिफ्ट आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिए जितने हमने दिए हैं एसएड टीचर अकेडमी ने। तो हमारे टॉपर जो बनते हैं वो आप समझ सकते हैं किस लेवल के बन रहे हैं, रिजल्ट भी किस लेवल का मिल रहा है, आपको पता है सबको। तो जिन लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट पास करना है, केवल वही गारंटी बैच में एडमिशन लेना। जिन लोगों को नहीं करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो एडमिशन मत लेना, क्योंकि हमारा एक ही गोल होता है 100% रिजल्ट देना। इस बैच में एक भी बच्चा फेल नहीं होने दूंगा मैं। पढ़ना आपको डेली पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि आप बैच लेके घर बैठ गए और पढ़ नहीं रहे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जो जो हम टेस्ट देंगे वो करने पड़ेंगे। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते, ये लिखित में हम बात आपको देंगे। ठीक है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या फीस है वो समझिए। नॉर्मल फीस हमारे बैच की जो रहती है, पेपर 1 की 9,000, पेपर 2 की 9,000, पेपर दोनों अगर एक साथ लेते हैं तो 15,000। इस पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है, फर्स्ट पेपर आपको विद डिस्काउंट 6,000 रुपये में मिलता है, सेकंड भी 6,000 में मिलता है, और दोनों अगर कॉम्बो लेते हैं आप तो 9,000 रुपये में आपको मिलता है। ये अभी भी हमारा प्रेजेंट ऑफर चल रहा है, ये रेगुलर ऑफर आपका मिलता है आपको, है ना। लेकिन चूंकि अभी वाली जो बात चल रही थी, अभी के बारे में बात चल रही थी कि अभी जो बच्चे अभी अगर 1 घंटे के अंदर अंदर ऑफर ले लेते हैं एडमिशन, तो उनको कितना डिस्काउंट मिलेगा वो बता देता हूँ। उनको मैं, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, और वो ये है कि आपको पेपर 1 जो है वो केवल 3500 रुपये में मिल जाएगा, और पेपर 2 भी आपको 3500 में मिल जाएगा, और अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेते हैं तो 5500 रुपये में दोनों पेपर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला काट दो और अभी के अभी ये वाला ऑफर ले सकते हैं। लेकिन कितने टाइम तक? केवल 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। ठीक है, और आप अगर आपके दिमाग में अगर अभी भी ये आ रहा है कि ये प्राइस ज़्यादा है, तो फिर तो आप रहने दो, फिर आप सीटेट पास करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बैच है हमारा, ये गारंटी बैच है, नॉर्मल बैच नहीं है। तो अगर नॉर्मल बैच से आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपका, क्योंकि नॉर्मल बैच में आप जाके 10 बार फेल होके आ जाएंगे। तो देते रहो 10 साल तक। बहुत सारे बच्चे हैं जो 5-5 6-6 साल से पेपर ही दे रहे हैं, सीटेट का पास नहीं हो रहे। लेकिन हमारे इस बैच में आने के बाद एक अटैम्प्ट में, सिंगल अटैम्प्ट में पेपर निकलता है। अगर कोई पुराने बच्चे हैं तो बताओ भाई, कमेंट करके कौन कौन है जो इस बार पेपर इस वाले सीटेट में पास हुए हैं, बताओ जरा एक बार कमेंट करके। जेटेट की तैयारी करा दी, जेटेट के बारे में भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब कैसे इसमें एडमिशन लेंगे वो मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। अगर आप सीधे ऐप पे जाके लेंगे तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप ऐसे टीचर अकेडमी लिखा हुआ है, प्ले स्टोर से जाएंगे, अपने ऐप डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसमें फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना व्हाट्सअप नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप ऐप को लॉगिन कर लेंगे, तो ऐप लॉगिन करने के बाद पहला पेज आपके सामने इस तरह से खुलेगा। ठीक है,
यहाँ आपका बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे यूपीटेट का भी है, सुपरटेट का भी है, सीटेट का भी एक बॉक्स है जिस पे लिखा है सीटेट 4.0। इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीटेट के सारे बैच सामने आ जाएंगे। पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, कॉम्बो अलग आएगा। कॉम्बो का एसएसटी का अलग है, साइंस का अलग है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लेना। क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैच खुल के आएगा और नीचे लिखा होगा बाय नाउ, ग्रीन कलर से बाय नाउ। अभी भी देखो यहाँ 6,000 रुपये प्राइस है, लेकिन ये क्लास के बाद, जैसे मैं ये क्लास एंड कर दूंगा उसके बाद 3,500 हो जाएगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद वापस 6,000 हो जाएगा। तो जो इस बीच में ले पाएगा उसको ऑफर आधा मिल जाएगा। 6,000 से आपको सीधे 3,500 पे जा रहे हैं, मतलब 2,500 रुपये, एक चुटकी में आपके 2,500 रुपये सेव हो रहे हैं। तो आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपका नीले कलर का एक पट्टी, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही आपके पास जो है लास्ट में एक और ये आपके सामने पेज आएगा। यहाँ आपको गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से आप क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका ऐप चालू हो जाएगा, बैच आपको क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है, इस वीडियो को देख करके ही आप ले सकते हैं अपना एडमिशन, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए इसमें तो मैंने आपको जो है नंबर भी दे दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए एडमिशन लेने में तो आप कॉल भी कर सकते हैं एकेडमी में, सीधे कॉल पे भी आपको समझा दिया जाएगा कैसे एडमिशन लेना है। कोई और डाउट किसी को? जी, कोई और दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को, जल्दी से पूछ लो। इस बार सीटेट क्लियर हो जाएगा ये क्लास लेके 100%। मैं तो डाउट की बात ही नहीं करता, मैं तो 100% रिजल्ट देता हूँ आपको। जी बताइए। हम लोग की फीस ज़्यादा क्यों ली? नहीं, ज़्यादा नहीं ली, वो तो ऑफर ऑफर की बात होती है। आपने 6,000 में लिया होगा, मुझे पता है। नॉर्मली 6,000 में ही होता है। तो अभी ये आज मैंने फर्स्ट डे है इसलिए आपको ऑफर दिया है। तो फटाफट से जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं आप। और कुछ पूछना है किसी को? यूपीटेट में तो टाइम भी कम है, ऑफर दीजिए। चलो ठीक है, ऑफर अब अगर ये बात आपने बोल दी है तो यूपीटेट में भी सेम ऑफर आपका लागू कर देते हैं, ठीक है। सेम ऑफर, सेम यूपीटेट में भी। तो जो लोग यूपीटेट वाले हैं, कितने लोग हैं यूपीटेट वाले, जरा कमेंट में एक बार यूपीटेट लिखना। सेम ऑफर मैं यूपीटेट पे लागू कर रहा हूँ 3,500 और मैं 5,500 में। आज के लिए आप यूपीटेट में भी सेम ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और कुछ? हमने 4,500 में लिया है सर, सोनी कुमारी। कोई बात नहीं, अब ले लिया ना आपने, कोई बात नहीं। इतना फर्क है, पड़ता नहीं है। 4,500 और 3,500 की बात नहीं है, बात है आपके रिजल्ट की। आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अभी हज़ारों बच्चे सेमिनार में आए थे हमारे, सब के सब पास थे, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। 100% रिजल्ट है। तो ये इकलौता दुनिया का ऐसा बैच है जिसमें कोई बच्चा फेल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्वालिटी इतनी तगड़ी मिलती है, इतना ज़बरदस्त कंटेंट, सारी चीज़ें इतनी मैनेजमेंट तरीके से होती हैं, कंटेंट इतना एक एक लाइन से आपको समझा करके, इतनी चीज़ें कहीं और आपको नहीं मिलेंगी, ये बात आप मान लीजिए। और यहाँ ऐसा रिजल्ट भी आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। बाकी एकेडमीज़ में भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1,000 में से 10-20 बच्चे पास होते हैं। यहाँ 1,000 में से 998 बच्चे पास होते हैं हमारी एकेडमी में। तो फ़र्क तो है ना। अब आप देखो, इतने पैसे खर्च आपने पढ़ाई में किए हैं अपनी, और सीटेट अगर आप 10-10 साल तक पास नहीं करेंगे या 3-3 4-4 बार फेल होते रहेंगे तो फिर किस बात की आपकी पढ़ाई? समझिए, अपने समय की कीमत को समझिए। हम रिजल्ट इतना तगड़ा देते हैं इसलिए थोड़ा खर्च भी हमारा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। बाकी हम गिफ्ट भी इतने ज़्यादा बांटते हैं कि हमारा वैसे ही पैसा खर्च हो जाता है ना। समझदार आप हैं, बाकी तो क्या ही बताएं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाके फटाफट से अपना एडमिशन ले लो और कल से आपको ऐप में भी क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।